अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, किसका है? केमिस्ट्री का है। तो अब हम एक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेमेटिक्स। ये बेसिकली हमारा अब थर्ड चैप्टर हो चुका है, और क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड्स वाला वो सिलेबस से कट है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेमेटिक्स का। इस चैप्टर में हम केमिकल काइनेमेटिक्स की रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और ये हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हैं उसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेमेटिक्स से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम सबको पता है जो डायमंड है कुछ समय के बाद किस में चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। डायमंड किस में चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने डायमंड खरीदा और मैंने बोला आपने डायमंड क्यों खरीद लिया? आपको पता नहीं है कि डायमंड कुछ समय के बाद ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। अब मैंने सोचा डायमंड तो ग्रेफाइट में चेंज होने वाला है, तो मैंने इसको लेके क्या किया? पैसे वेस्ट। तो फिर आपने उस डायमंड को बेच दिया। लेकिन जब मैंने कुछ समय बाद आपको बताया कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसको चेंज होने में मिलियन ट्रिलियंस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन केमिकल काइनेमेटिक्स देती है। डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स ने बताया, लेकिन कितने टाइम में कितने रेट में चेंज हो रहा है वो हमें बेसिकली केमिकल काइनेमेटिक्स डिटेल में अंडरस्टैंड करवा देती है। तो ये रिएक्शन क्या बोल रही है, पढ़ लेते हैं। केमिकल काइनेमेटिक, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है बेसिकली डील करती है रिएक्शंस पे और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन की रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो केमिकल काइनेमेटिक्स के बेसिकली केमिकल काइनेमेटिक मोशन से डील करती है, मूवमेंट से डील करती है। अब रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से ऐसे बेसिक फैक्टर है जिस पे रिएक्शन करती है? सबसे पहला हमारा है रेट। सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? वो रेट पे डिपेंड करती है। दूसरा डिपेंड करती है मैकेनिज्म में। एक रिएक्शन रेट पे डिपेंड करती है, मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है, और किस पाथ पे वो रिएक्शन हो रही है उस पे डिपेंड करती है। ये तीन मेन कंडीशन है जिस पे रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है, और ये हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ये आपको इस क्योंकि रिवीजन वाले नोट्स में नहीं मिलेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ कि आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं बेसिकली हमारे पास। को एक रिएक्शन होती है जो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट। एक रिएक्शन होती है जो मॉडरेट होती है, और एक रिएक्शन होती है जो सबसे स्लोएस्ट होती है, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन है। वेरी फास्ट अगर मैं बात करूँ 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16 के रेट पे हो रही है। मॉडरेट के बारे में बात करूँ, मतलब सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, आवर्स कंप्लीट हो रही है। अगर मैं स्लो स्टेप की बात करूँ, 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 1 महीना लग रहा है, 1 साल लग रहा है, उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो केमिकल काइनेमेटिक्स है इन तीनों में से किसके साथ डील करती है? केमिकल काइनेमेटिक्स बहुत तेज़ के साथ भी नहीं रहती, बहुत स्लो के साथ भी नहीं रहती, वो मॉडरेट रिएक्शन के साथ डील करती है। थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील करती है? केवल मॉडरेट रिएक्शंस के साथ डील करती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे वेरी फास्ट वाले में हमारे पास आयनिक रिएक्शंस आ जाती हैं, जैसे स्लोएस्ट में जैसे डायमंड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होता है, तो ये वाली रिएक्शंस आ जाती हैं। और मॉडरेट वाले में जो नॉर्मल रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे H2O2 वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बेसिक रिएक्शन। तो केमिकल काइनेमेटिक्स मॉडरेट रिएक्शंस के साथ डील करता है। किसके साथ? मॉडरेट रिएक्शंस के साथ डील करता है। अब मेन कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आपको ए प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब जो ये ए है ना, ये कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है या बी कितना जल्दी बन रहा है, इन दोनों का मतलब तो सेम है। ए कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है, बी कितना जल्दी बन रहा है, इन दोनों का मतलब यही है, सेम ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ही रिएक्शन कहते हैं। कोई चीज़ कितनी जल्दी बन रही है या फिर कोई चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है, उसको रिएक्शन हम कहते हैं। अब
अब यहाँ पे लिखा है आपको रेट और रिएक्शन के बारे में। इट इज़ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। आपकी रिएक्शन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब जो हमारा डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन में कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम पे। चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। अब रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है, कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है, इसीलिए उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है तो इसे पॉजिटिव साइन से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है और रिएक्टेंट कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। अभी तो हमने किया कि चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन इन नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक टर्म जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। अब अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ऊट पटांग सा भी है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस, रिएक्शन सॉल्यूशन में भी हो सकती है, रिएक्शन गैस में भी हो सकती है ना, ये हमें पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन में, इसमें तो हम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन गैसेस की बात करूँ, इसमें हम प्रेशर के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। किसके बारे में? प्रेशर के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो हमारे पास रिएक्टेंट सॉल्यूशन और गैसेस में होता है। सॉल्यूशन के केस में हम कंसंट्रेशन को लेते हैं और गैसेस के केस में हम प्रेशर के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसका भी सेम फार्मूला है, क्या फार्मूला है, चलो देख लेते हैं। इसका भी सेम फार्मूला, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन प्रेशर अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं अगर बात करूं इनकी वैल्यूज़ की, इनकी वैल्यू क्या ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, सबसे पहले जो हमारी कंसंट्रेशन होती है उसे मोल पर लीटर की फॉर्म में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। इसका मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला है। क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला है। अब हम इस फंडे पे आ जाते हैं। ये हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये हमें बोल रहा है कि प्रेशर क्या बोल रहा है, मतलब गैसेस वाला क्या कहते हैं। प्रेशर का क्या होता है? ATM होता है और टाइम का तो सेकंड होता है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हो गया? ATM पर सेकंड, इसका ये टर्म हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मतलब रिएक्शंस जो होती हैं वो हम सोल्यूशन और गैसेस के बेसिस में डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, गैसेस में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम एंड चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम। अब इसका यूनिट क्या हो सकता है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का सेकंड, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड इसका हो गया। और इसका प्रेशर ATM में लेते हैं और ये सेकंड, मतलब ATM पर सेकंड हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अभी स्क्रीन को क्या हो गया? यहाँ समझाने वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया, लेकिन स्क्रीन को क्या हो गया भाई? हमारे नोट्स कहाँ गए? सैर करने पूरा ही काला हो गया। आ गया आजा भाई। विजिबल नहीं हो रहा नोट, ये रहा, नीचे आ गया ये। हाँ, ऊपर हमें ब्लैंक शीट दे दिया काम करने को। थैंक यू क्या, चलो पढ़ो। हाँ,
तो टाइम पास हो गया, बातें हो गई, अब डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया। मैंने सबसे पहले आपको डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जांपल बताया। डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होता है वो हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। फिर अगर मैं बात करूँ उसका रेट क्या है वो हमें केमिकल काइनेमेटिक्स बता देती है। रिएक्शन किस किस टर्म पे डिपेंड होती है, रेट पे डिपेंड होती है, मैकेनिज्म पे और किस पाथ पे जा रही है, पाथ ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड होती है। फिर मैंने बताया हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो रिएक्टेंट होता है वो कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है और प्रोडक्ट कितना जल्दी बन रहा है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर मैंने बताया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में, मैंने बताया चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। फिर मैंने बोला रिएक्शन सोल्यूशन में भी हो सकती है, गैसेस में भी हो सकती है। सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में लेते हैं और गैसेस में हम प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन प्रेशर अपॉन में टाइम टेकन। इसके यूनिट्स थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड। ये तो हमारे पास कुछ रिएक्शन हो गया, लेकिन मैं आपको पिछले जो मैंने बताया था ना टर्म्स ऑफ रिएक्शन, उसमें हमारे पास 2 ग्राफ भी आते हैं। सबसे पहला ग्राफ बताने वाली हूँ रिएक्टेंट का, कौन सा। अब रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से नीचे टाइम लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं। अब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वो सीधा नीचे को जाएगी, इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से बनकर नीचे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हाई अमाउंट में होता है रिएक्टेंट, फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है ये कम होता जाता है। ये तो हमारे पास रिएक्टेंट की हो गई। अब अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा, क्योंकि पहले तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट ज़ीरो था। ठीक है, प्रोडक्ट ज़ीरो था, अब वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, होता जाता है, लेकिन एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है कि वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे, ये रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट का था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, और जो बेसिकली प्रोडक्ट का था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत से ग्राफ आते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रही हूँ। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और एक एवरेज स्पीड होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है किसी को? इसमें बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है। एवरेज स्पीड मतलब जो हम टोटल बेसिकली सिंपल लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड आपने फिजिक्स में भी डिस्कस कर लिया होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आप वैसे आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन होता क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं एक कहानी की तरह बता दी। फॉर एग्जांपल, आपने अपने स्कूल से घर की तरफ जाना है, बीच में आती है एक दुकान। आप घर से तो स्कूल चले गए, लेकिन घर आते वक्त आप पहले दुकान जाएंगे, फिर आप इधर जाएंगे। अब जब दुकान पहुँचे उस समय क्या टाइम हो रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम क्या था उस समय, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर स्पीड क्या है, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं dc अपॉन में dt से। किससे? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dc अपॉन में dt। और तो और हमारे पास एवरेज का भी फॉर्मूला होता है, इसका सिंपल है चेंज इन रेट अपॉन में टाइम टेकन, मतलब R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, मतलब चेंज इन रिएक्शन अपॉन में चेंज इन रेट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले और हो गए जो थे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाले। ये सिंपल फॉर्मूले थे, ये आपने मैथ्स में भी डिस्कस किए होंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म कुछ ज़्यादा ही पहले वर्ड लिख लिए सबके, कुछ नहीं होता। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई है, ए जो है, बी जो है, सी में चेंज हो रहा है प्लस डी में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? डी में चेंज हो रहा है। ठीक है,
ये हमारे पास रिएक्टेंट वाला आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट वाला आ गया। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब चेंज इन ए अपॉन में चेंज में टाइम, बी का डिसअपीयरेंस ऑफ बी चेंज इन बी अपॉन में टाइम टेकन, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये और ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब हम रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कोई चीज़ कैसे बन रही है, मतलब हमारे कौन कौन सी चीज़ बन रही है, एक तो सी बन रहा है, एक डी बन रहा है, मतलब चेंज इन सी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन बी अपॉन में टाइम टेकन। ये पॉजिटिव में हो गया क्योंकि ये लोग बन रहे हैं, क्योंकि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखा था, रिएक्टेंट नेगेटिव में था, प्रोडक्ट पॉजिटिव में था। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का। वहाँ पे नीचे होगा, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म है, मतलब इसकी मदद से आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये दिख रहा है, आज हो क्या रहा है स्क्रीन को। हाँ, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस चेंज इन ए अपॉन में चेंज इन टाइम, माइनस में लिया और ये देखो ये पॉजिटिव में लिया अपीयरेंस। ये दोनों अपीयरेंस के हैं, ये दोनों डिसअपीयरेंस के हैं, क्योंकि ए और बी मिला के सी और डी बना रहा था, और ये नेगेटिव में होंगे, ये पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई। अब ऊपर भी आ गया वहाँ, कोई नहीं है, बता देती हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। और इन सब के नीचे इनकी स्काइट्रोमेट्री रेशो आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए की स्मॉल ए थी, इसकी स्मॉल बी थी, इसकी स्मॉल सी थी और इसकी स्मॉल डी थी। इन सब को मिला के हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया है तो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वलेंट होते हैं और ये नेगेटिव में आते हैं ये दोनों, और ये दोनों पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। नीचे आपको जैसे एक्सप्लेनेशन भी दिया है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो बता देती हूँ। ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द एक्सप्रेस वेयर अ रिजल्ट रेट रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनैलिटी के इज नोन एज अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में बताया, ये के होता है। ये तो अभी मैंने आपको बताना है ना, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन ए अपॉन में डी टी, चेंज इन बी अपॉन में डी टी प्लस चेंज इन सी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू चेंज इन डी अपॉन में डी टी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं, दैट आई विल गिव यू इन अ होमवर्क, तो उसे जल्दी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है फंडा कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट भी बता दिया, वैसे मैंने ये वाला हिस्सा भी बता दिया। डी एक्स अपॉन डी टी वाला कॉन्सेप्ट, रेट कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट होते हैं, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टेंशन ना लो, सब करेंगे। बेसिकली इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसमें नहीं दिया नोट्स में क्या? नहीं है यार, कोई ना, मैं बता देती हूँ। हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन आ जाता है, इसमें कांस्टेंट की आता है और डिस्कस कर लेते हैं। इसको लोमा से रिप्रेजेंट करते हैं, LOMA, लोमा, हेलो लोमा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B विद द स्काइट्रोमेट्रिक रेशियो। अब इस
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले फॉर्मूले को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारे पास टर्म आ जाता है, जब की है वो रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन बताता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन आती है, दैट इज़ अ रेट लॉ। अब ये रेट लॉ का क्या फंडा है, रेट लॉ भी सेम है इसके, पर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के लिए है और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, जो हमारी स्टाइकियोमेट्री है, ए प्लस बी को आप जब प्लस करेंगे एक दूसरे से तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इजीली। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन ऑफ रेट लॉ में डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ऑफ रेट लॉ का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए है और मॉलिक्यूलैरिटी को फाइंड करने में मदद करता है, लेकिन रेट लॉ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को फाइंड करने में मदद करता है। तो अभी तक स्टार्टिंग से हमने क्या क्या डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज होता है, वो हमारे पास रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। रेट क्या है रिएक्शन का, रेट क्या है रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से पाथ पे डिपेंड करते हैं ये। फिर मैंने बताया आपके पास अलग अलग रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट होती है, मॉडरेट और वेरी स्लो, लेकिन केमिकल काइनेमेटिक्स बेसिकली हमारे मॉडरेट रिएक्शन से डील करती है। फिर हमने टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ देखा, वो डिक्रीजिंग में था और एक इंक्रीजिंग में था। फिर हमने देखा जो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन वाला था, जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। फिर हमने रिएक्शन देखा कि सोल्यूशन और गैसेस में होता है। सोल्यूशन की बात करूँ तो उसमें कंसंट्रेशन, गैसेस की बात करूँ तो उसमें प्रेशर। रेट रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। कंसंट्रेशन की बात करूँ मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका फॉर्मूला है, ATM पर सेकेंड प्रेशर वाले गैसेस वाले केस का है। अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल हैं ऑफ, बेसिकली एक एग्जांपल ले लें जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, और एवरेज स्पीड जो नॉर्मली आप डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन होता है वो वाला। फिर अगर मैं बात करूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिंपल है, चेंज इन रेट अपॉन में टाइम टेकन, लेकिन इंस्टेंटेनियस dx अपॉन में dt या dc अपॉन में dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए नेगेटिव में होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी नेगेटिव में होता है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी के भी इक्वल होता है, मतलब एक दूसरे से इक्वलेंट होता है, जिससे इजीली हम कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है और बेसिकली रेट लॉ क्या होता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में बात करूँ, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और मॉलिक्यूलैरिटी को फाइंड करने में मदद करता है, लेकिन हमारे पास रेट लॉ होता है वो ऑर्डर फाइंड करने को मदद करता है और ये एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे का जितना भी है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में रेट लॉ की डेफिनेशन बता दूंगी और मैं आपको के कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता, उसकी वैल्यू क्या है, इजीली न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।